यह ब्रह्मांड कई रहस्यमय चीजों से भरा पड़ा है, जिनमें से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक है। जिस ब्रह्मांड में सूर्य, तारे, सितारे, ग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड वगैरह हैं, उसमें एक शक्तिशाली ब्लैक होल भी मौजूद है। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए तो फिर वह दोबारा कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। और तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूरज से निकलने वाली हर एक रोशनी की किरण एक बार ब्लैक होल में जाती है तो दोबारा वापस नहीं आ पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। यह इतना अधिक होता है कि यदि प्रकाश एक बार इसमें चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। आखिर ऐसे पिंड ब्रह्मांड में बनते कैसे हैं? तो आइए देखते हैं। जरा थोड़ी सरल भाषा में बताना। ब्लैक होल की व्याख्या सबसे पहले 27 नवंबर 1783 में जॉन मिशेल ने एक लेटर में पब्लिश की थी। फिर उसके बाद सिलसिला चालू हो गया ब्लैक होल पर आर्टिकल और थ्योरीज देने का। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति को प्रभावित कर सकता है। फिर 1915 में उन्होंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पेस में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों से बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं आइंस्टाइन ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई, लेकिन विडंबना यह है कि आइंस्टाइन ने खुद कभी स्वीकार नहीं किया कि ऐसी भी कोई चीज वास्तव में मौजूद हो सकती है। और इस बात का जिक्र उन्होंने 1939 में एक लेटर में प्रकाशित किया था। इसलिए अभी भी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह बताता हो कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज यूनिवर्स में मौजूद होती भी है या नहीं। और अभी तक तो यह सिर्फ थ्योरी पर ही टिका था। फिर समय बीता और इस पर रिसर्च होती रही। 10 अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने लगभग 5 करोड़ 34 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित मेसियर 87 गैलेक्सी से ब्लैक होल की तस्वीर कैप्चर करके यह बता दिया कि ब्लैक होल जैसी भयंकर चीज स्पेस में मौजूद है और वैज्ञानिकों की अब तक की खोज सच साबित हुई। तो यह था ब्लैक होल का संक्षिप्त इतिहास। यदि आप ब्लैक होल की हिस्ट्री पर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आखिर यूनिवर्स में ऐसे पिंड बनते कैसे हैं? देखिए, जब कोई तारा मरता है तो ब्लैक होल्स बनते हैं। कैसे? आइए इसे हम चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। एक तारा जिसमें खुद की ऊर्जा होती है और वो अपनी ही ऊर्जा से रोशनी और गर्मी पैदा करता है, जैसे कि हमारा सूरज है। ब्रह्मांड में सूरज से कई गुना बड़े तारे भी होते हैं और ये सभी तारे अपनी ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता यह है कि जब दो परमाणुओं के नाभिक जुड़कर एक हो जाते हैं तो एक नया परमाणु बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नए तत्व का नाभिक होता है वो उन दोनों नाभिक से हल्का होता है। वो इसलिए क्योंकि इसका कुछ भार ऊर्जा और लाइट में बदल जाता है। यह प्रक्रिया एक बड़े तारे में भी होती रहती है, जिससे यह अपनी खुद की ऊर्जा से चमकता है। तो जब किसी 8 सोलर मास से भी ज्यादा वजनी तारे के कोर में सारी हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाती है तो तारा गहरे लाल रंग का हो जाता है और काफी बड़ा भी हो जाता है, जिसे रेड सुपर जायंट कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो तारे की गुरुत्वाकर्षण संतुलन खो जाता है। यदि हम ऐसे तारे के अंदर देखेंगे तो हम पाएंगे एक ऐसा कोर जिसके गुरुत्वाकर्षण में तारे की भीतरी लेयर्स अंदर ही अंदर दबती चली जा रही हैं। इसकी कोर हीलियम की है जो आपस में कोलैप्स हो रही है और बाहरी परत पर अभी भी हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, जिससे यह फैलने और ठंडा होने लगता है। इस तारे के कोर में बहुत अधिक ऊर्जा और तापमान है, इसलिए कोर की अत्यधिक ऊर्जा और रेडिएशन प्रेशर बाहरी परत को धक्का देता है, जिससे बाहरी परत और फैलती जाती है और तारा अपने वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है। तो जब इसके कोर में दबाव बढ़ता चला जाता है तो भीतरी लेयर्स के आपस में दबने से इसमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा बनने लगती है। इसी ऊर्जा और दबाव से इसमें फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और इसका तापमान अरबों डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण इसमें हल्के तत्व भारी होने लगते हैं। अब यहाँ पर हीलियम का भी फ्यूजन हो जाता है। हीलियम से कार्बन, कार्बन से नियान, नियान से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन और अंत में सिलिकॉन से आयरन यानी लोहा बनता है। और यह सब इतनी जल्दी नहीं होता, इसके फ्यूज होने में अरबों वर्ष लग जाते हैं। वैसे तो तारे के सभी तत्वों को फ्यूज करने में कई वर्षों लग जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन से आयरन में फ्यूज होने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। तो खुद के गुरुत्वाकर्षण में दबने से इसकी कोर सघन से और सघन होती चली जाती है। इसमें फ्यूजन तब तक चलता रहता है जब तक अधिकतर तत्व आयरन में तब्दील नहीं हो जाते। फिर जब यहाँ पर आयरन यानी लोहा बचता है तब इस तारे की कोर में ऐसी कोई भी ऊर्जा नहीं बचती
जो इसके खुद के गुरुत्वाकर्षण में धंसने का विरोध कर सके। यहाँ पर यह जान ले कि स्टार की ग्रेविटी को बैलेंस करने वाली अवस्था को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो तारे की कोर में जो फ्यूजन पहले हो रहा था उससे निकलने वाली ऊष्मा और ऊर्जा ग्रेविटी के खिलाफ थोड़ा बहुत तो कार्य कर रही थी, पर यह कोर आयरन में बदल जाने के बाद अब इसमें से ऐसी कोई ऊर्जा या ऊष्मा नहीं निकलती जो खुद की ग्रेविटी के धंसने का विरोध कर सके, बल्कि आयरन को फ्यूज करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब जब यहाँ पर ऐसी कोई ऊर्जा ही नहीं बची जो खुद की ग्रेविटी में धंसने का विरोध कर सके, तब यह खुद की ही ग्रेविटी को नहीं झेल पाती, जिससे कोर 1 मिली सेकेंड में ही अपने अंदर ही धंसने लगती है। नतीजन इस तारे में एक महाविस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस अवस्था में तारे का लगभग 75% मास स्पेस में फैल जाता है। लेओ, तारा तो फूट गया, अब ब्लैक होल कैसे बनेगा? विस्फोट के बाद क्या? इसके दो पहलू हैं। पहला यह है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तारा कितना बड़ा था। सुपरनोवा के बाद यदि इसकी कोर 1.4 से 3 सोलर मास जितनी वजनी यानी कि 2 सूरज के बराबर भारी होती है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अब आप कहेंगे कि अब इसमें गुरुत्वाकर्षण कैसे बैलेंस हो गया, अब इसमें हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया? इसे भी धंस जाना चाहिए था। दरअसल शुरू में इसने बहुत दबाव झेला है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंड हो जाते हैं और न्यूट्रॉन बनाते हैं। यही न्यूट्रॉन ग्रेविटी के बीच संतुलन बनाते हैं, जिसे न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहा जाता है। यह प्रेशर तब खो जाता है जब न्यूट्रॉन स्टार का वजन 3 सोलर मास से ज्यादा हो जाता है, और यदि ऐसा होता है तो यह भी एक ब्लैक होल बन सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही घना होता है, जिसका एक चम्मच भी अरबों टन वजनी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। यदि तारा बहुत बड़ा था और इसकी कोलैप्स्ड स्टेलर कोर का वजन 3 सोलर मास से ज्यादा होता है, तो यह ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल सबको निगलने के लिए तैयार है। ऐसा भी नहीं है कि यह सबको खींच लेता है, इसकी एक सीमा होती है जिसके अंदर इसमें गई कोई भी चीज वापस नहीं आती है। आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। देखिए, इस ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर को सिंगुलरिटी कहते हैं, जिसमें बहुत सूक्ष्म आयतन में बहुत ज्यादा भार समाया होता है, जैसे एक धूल के कण में पूरी पृथ्वी समा गई हो। लेकिन सिंगुलरिटी में तो इससे भी ज्यादा समाया होता है। इसके बाहर इवेंट होराइजन होता है, जिसमें अगर कोई भी चीज चली गई, यह प्रकाश भी हो सकता है, तो वो कभी बाहर भी नहीं आ सकती। प्रकाश के ना निकलने के कारण हम इसे देख भी नहीं सकते। अब जब प्रकाश भी नहीं निकल सकता तो कोई वस्तु भी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि प्रकाश की गति से भी तेज कोई वस्तु यात्रा नहीं कर सकती। इसलिए कह सकते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक पिंड है। ब्लैक होल के आसपास अंदर जाते हुए पिंड चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे एक्सरेशन डिस्क कहते हैं। इसमें जब पर्याप्त मात्रा में सामग्री होती है तो ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगाते हुए यह पिंड इतनी तेज गति से घूमते हैं कि यह क्वेसर्स बनाते हैं। हर क्वेसर्स के अंदर ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन हर ब्लैक होल में क्वेसर्स हो यह जरूरी नहीं होता। यह सिर्फ सुपरमैसिव ब्लैक होल में ही होता है, जो यूनिवर्स की सबसे चमकदार चीज होती है, जिसे हम देख सकते हैं। ब्लैक होल में एक जेट निकलता है जिसे एस्ट्रोफिजिकल जेट कहते हैं। जब इस जेट के आयोनाइज्ड पदार्थ प्रकाश की गति के समान हो जाते हैं तो यह रिलेटिविस्टिक जेट बनाते हैं। वैसे एस्ट्रोफिजिकल जेट के निर्माण व संचालन को पूरी तरह अभी समझा नहीं गया है, लेकिन यह संभव है कि ब्लैक होल के आसपास एक्सरेशन डिस्क में तापमान इतना अधिक होता है कि यह रेडियो वेव्स, एक्सरे और गामा रे रिलीज करता है। शक्तिशाली जेट सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा बनाए जाते हैं, जो हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हो सकता है। तो ऐसा होता है ब्लैक होल। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी ब्लैक होल की यात्रा यहीं पर नहीं खत्म हुई। इस पर और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।